हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग सालवर्ड को जो है 2014 के 22 फरवरी को जो पेपर हुआ था उसका सालवर्ड हल करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले गणेश जी का नाम लेते हुए श्री गणेशाय नमः। और ये पेपर पहला क्वेश्चन है, ये 22 फरवरी 2015 का हुआ था और तीसरे शिफ्ट का ये पेपर है। देखते हैं कैसे प्रश्न आएंगे। और सालवर्ड पेपर को जरूर देखना चाहिए। सालवर्ड पेपर से आपको एक जानकारी ये मिलेगी कि प्रश्न कैसे आते हैं, क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस, किस टाइप के प्रश्न आते हैं। और सिलेबस को आप कुछ परसेंट आपको जो है नंबर बढ़ाने में हेल्प करता है। इसीलिए जो भी 2014 से 21 तक जितने पेपर होंगे उस सिलेबस को आप ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी देखना हो जरूर देख के एग्जामिनेशन में जाइएगा। ठीक है, इसको देखते हैं। ये प्रश्न आया, क्वेश्चन है आईसीटी में सी का अर्थ क्या है। ठीक है, तो आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होगा कि जो है इंफॉर्मेशन एंड जो है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो सी का मतलब हो जाएगा कम्युनिकेशन, यानी सी आंसर, ये संचार आंसर होगा। ये आपका आंसर क्या होगा इसमें? तीसरा आंसर सही होगा। ठीक है, दूसरे में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी का मापन किसमें किया जाता है? कंप्यूटर मेमोरी का मापन किसमें करते हैं? तो इसके लिए आपको बताए थे कि एक फार्मूला याद कर लीजिएगा, वो बार बार आपके एग्जाम में आएंगे। क्या याद करना है कि सबसे पहले आप याद रखिएगा बिट। ठीक है, बिट यानी एक बिट में 8 बाइट होता है, 8 बाइट्स होता है। और बाइट्स के बाद क्या होता है? किलो बाइट। याद रखिएगा, किलो बाइट के बाद क्या होता है? मेगाबाइट। मेगाबाइट के बाद क्या होता है? गीगाबाइट। गीगाबाइट के बाद क्या होता है? टेराबाइट। ठीक है, और टेराबाइट के बाद क्या होता है? पेंटाबाइट। पेंटाबाइट के बाद क्या होगा? एक्जाबाइट। एक्जाबाइट के बाद क्या होगा? जेटाबाइट। ये आपको याद करना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 क्रम याद रखिएगा। आपके एग्जाम में एक नंबर फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, इस हिसाब से कंप्यूटर मेमोरी का मापन किसमें किया जाता है? आंसर क्या होगा? बाइट्स। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। मोजिला किसे कहते हैं? जनरल प्रश्न है, सबको आता होगा। मोजिला क्या है? वेब ब्राउजर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट का कार्य करता है? तो मॉडर्न। ठीक है, मॉडर्न क्या करता है? मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट इसका नाम ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। मैन का अर्थ क्या है? ये आप जो मैंने सीट दिया है उसमें भी देख सकते हैं, बुक में क्या होगा? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये आंसर इसका सही होगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। भारत के कौन कौन से प्रदेश में सर्वप्रथम प्लास्टिक बैग, कैरी बैग प्रतिबंध किया गया था? तो भारत का पहला प्रदेश हिमाचल प्रदेश था, याद रखिएगा, जिसमें जो है प्लास्टिक का बैग बंद हो गया था। लेकिन अभी करंट में प्रश्न क्या आएगा कि 1 जुलाई 2022 से पूरे भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद कर दिया गया। ठीक है, सिंगल यूज प्लास्टिक कब बंद हुआ भारत 2022 में? तो 1 जुलाई 2022 को ये एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। ठीक है, सिंगल यूज प्लास्टिक। आठवां देखिएगा, आठवां है सामाजिक वानिकी के अंतर्गत किस प्रकार के वृक्षों के रोपण लगाने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है? फलदार वृक्ष, चारे उपलब्ध कराने लायक वृक्ष, ईंधन लायक वृक्ष, बहुउद्देशीय प्रकार के वृक्ष। तो याद रखिएगा, बहुउद्देशीय प्रकार के वृक्ष जिसमें चारा, फल और अन्य लकड़ियां, कई चीजें जो उपयोगी होती हैं वो समाज की वानिकी के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन करता है? तो सबसे अधिक कॉफी, सबसे अधिक रेशम, ठीक है, सबसे अधिक सोना, याद रखिएगा, सबसे अधिक सूरजमुखी। और एक ही राज्य है भारत का, कर्नाटक। ठीक है, कौन सा है? कर्नाटक। कर्नाटक में क्या होता है? सबसे अधिक होता है। उसके बाद आते हैं 10वां, किस प्रकार के आम में बीज रहित नहीं होता, बीज नहीं होता है? रत्नाम, बम्बई ग्रीन आम और कृष्ण आम, कृष्णभोग आम, सिंधु आम। तो आंसर इसमें क्या होगा? सिंधु आम, याद रखिएगा। और आम, सिंधु आम जो है बिहार कृषि विश्वविद्यालय का ये खोज था जिसमें बीज या गुठली नहीं होता है। वैसे आम अनुसंधान केंद्र मलिहाबाद लखनऊ में है। और भारत का जो है, भारत में सबसे अधिक निर्यात होने वाला आम अल्फांसो आम है, याद रखिएगा। अल्फांसो आम और रत्ना आम का संकर जो है आम, यही आपका सिंधु आम है। ठीक है, तो फलों का राजा आम है। भारत का सबसे महंगा आम जो है नूरजहां आम। ठीक है, याद रखिएगा, ये प्रश्न आ सकता है। भारत का सबसे अधिक निर्यात होने वाला आम अल्फांसो आम। आम अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो मलिहाबाद लखनऊ में है।
आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है जब वो पक जाता है तो, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन, सूफी संतों में अजमेर को किसी ने घर बनाया? अजमेर, ठीक है, याद रखिएगा। भारत का मक्का अजमेर को कहा जाता है। जब तराइन का द्वितीय युद्ध हो रहा था 1192 में, उस समय ईरान से ये एक सूफी संत आए थे जिनका नाम था शेख मोहिउद्दीन चिश्ती, ठीक है। क्या नाम है इनका? शेख मोहिउद्दीन चिश्ती। एक नाम देखिएगा मैच कर रहा होगा, सलीम चिश्ती, इनके विषय में भी बताते हैं। पहले शेख मोहिउद्दीन चिश्ती के विषय में बता दें, गरीब नवाज के नाम से भी इनको जाना जाता है और बहुत बड़े भारत के संत थे। आपके एग्जामिनेशन में अमीर खुसरो और शेख मोहिउद्दीन चिश्ती के विषय में जरूर प्रश्न आते हैं, याद रखिएगा। या अमीर खुसरो के विषय में अभी बताते हैं, जो हिंदू और मुस्लिम संस्कृति को मिलाने वाले थे और इनका भी काफ़ी जो है योगदान था। जैसे संगीत से परहेज किया जाता है मुस्लिम धर्म में, लेकिन ये अल्लाह से, ईश्वर से मिलने का मार्ग संगीत ही बनाए थे और इनके विषय में कई कहानियाँ प्रचलित हैं। अजमेर में इनका दरगाह है, बहुत ही प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि मरने से पहले अपने शिष्य जो है रहमत बख्तियार काकी को बनाया। मरने से पहले इनको जानकारी हो गई थी और एक दिन पहले अपने शिष्य को बुलाया और जो है सारा कारभार सौंप दिया। सौंपने के बाद एक रूम में चले गए और दूसरे रूम में काकी चले गए और काकी को रात में सपना आया कि मोहम्मद साहब आए हैं और जो है उन्होंने कहा कि देखो ये अल्लाह के बहुत प्यारे मित्र हैं, ये इन्होंने जो वर्क आपको सौंपा है उसे आप ज़रूर निभाइएगा और अल्लाह इनको आज लेने के लिए आए हैं। ऐसा कुछ किताबों में लिखा गया है और कहा जाता है कि 633 ईस्वी में जो है ये जो है इनका इंतकाल हो गया और ये कहा जा सकता है कि जैसे हिजरी संवत 622 ईस्वी में लागू हुआ था भारत में, जिसमें 354 दिन होते हैं, ठीक है। और 633 में ईस्वी में इनकी इंतकाल, और कह सकते हैं हम लोग कि ये भारत में कब आए, जो है 633 हिजरी संवत के हिसाब से हुआ, ठीक है। और इस तरह से देखेंगे तो 1192 में। और शेख सलीम चिश्ती ये कौन है? ये याद रखिएगा, ये अकबर के गुरु का नाम है, ठीक है। जो है आप आगरा के पास जाएंगे तो बुलंद दरवाजा कहा जाता है, गुजरात विजय और इन्हीं के विषय में अकबर ने बनवाया था और अकबर का पुत्र नहीं हो रहा था तो इन्हीं के दुआ से जो है अकबर का जो है पुत्र हुआ, इसलिए अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा, जो बाद में जो है जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ठीक है। दो के विषय में आता है। भारत का पहला जनरल कौन था? तो भारत का पहला जनरल लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, ऐसा एग्जाम में आ रहा है, याद रखिएगा। तो ये प्रश्न थोड़ा सा इस हिसाब से इन्होंने आंसर को दे रखा है, ये आंसर दिया है इन्होंने, विलियम बैटिंग का आंसर दिया, ठीक है। इसके विषय में थोड़ा मैं बताना चाहूँगा। अगर ये प्रश्न आता कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बैटिंग के विषय में कह सकते थे भारत का, ठीक है। लेकिन भारत का प्रथम जनरल कौन था? तो भारत के प्रथम जनरल, जैसे अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल पे कब्जा किया, तो बंगाल के प्रथम गवर्नर का नाम लॉर्ड क्लाइव रखा इन्होंने। और बंगाल के थोड़ा सा एरिया जब बढ़ा, विस्तार बढ़ा, तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को रखा और जब पूरा एरिया बढ़ गया तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बैटिंग को रखा। भारत के प्रथम वायसराय कौन है? तो कैनिन है। एग्जाम में भी प्रश्न आता है भारत के आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ये भी एग्जाम में आता है भारत के आखिरी गवर्नर जनरल जो भारतीय थे तो सी राजगोपालचारी उर्फ राजा जी थे, ठीक है। उसके बाद जो है ये पद को समाप्त करके भारतीय संविधान लागू कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? लखनऊ, मद्रास, बेलगांव, कराची। तो बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में है और ये कर्नाटक में 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली और आखिरी बार ये अध्यक्ष बने थे, याद रखिएगा। महात्मा गांधी का पहला आंदोलन कहाँ हुआ था? पूरे इनके जीवन काल में महात्मा गांधी ने अपना पहला आंदोलन 1906 में किया था। 1906 में एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत जो है अफ्रीका में किया था, ठीक है। अब पूछेगा भारत में पहला महात्मा गांधी का आंदोलन कब था? तो 1917 में चंपारण में, ठीक है। लेकिन अगर ये प्रश्न आ जाए कि महात्मा गांधी का प्रथम भूख हड़ताल कौन था, तो 1918 में अहमदाबाद मिद आंदोलन में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। महात्मा गांधी के विषय में एक लेक्चर मेरा आएगा, एक वीडियो ही आएगा, उसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में दे रखा गया है और कंटिन्यूस वीडियो आएगा। जो अगर लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अच्छा लग रहा हो, उन्हें लाइक कर देना चाहिए और वीडियो को समय से मिले आपको, बिल्कुल इसके लिए आपको सब्सक्राइब भी कर देना चाहिए। मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो है आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप चाहें तो उससे जो है
उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, सभी सूचनाएं उसमें दी जाती हैं। और बाएं साइड में जो नंबर दे रखा है, जिनको टेस्ट सीरीज लेना हो, इस नंबर पे हेलो लिख के भेजेंगे तो आपको जो है मैसेज लिंक चला जाएगा और आप उसको टेस्ट में कुछ फ्री ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। टेस्ट में फ्री नोट्स हैं, टेस्ट हैं, आप देखिए, अच्छा लगे तो परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे, कि ऐसी तिथि आपको याद करना होगा कि कौन सा तिथि ये सही क्रम में है। तो स्वदेशी आंदोलन, कैबिनेट मिशन योजना, काकोरी ट्रेन डकैती, असहयोग आंदोलन। देखिएगा, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। और कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? 1946 में आया, ठीक है। और काकोरी ट्रेन डकैती मोटा मोटा बात करें तो 1925 में, और असहयोग आंदोलन 1920 में। तो आप मिला सकते हैं इसमें से क्या आंसर पहले कौन सा आएगा? 1905 आएगा तो पहला, उसके बाद चौथा, फिर क्या तीसरा, दूसरा, यानी ये आंसर आपका सही आ जाएगा, ठीक है। और ठीक है, आइए देखिए, अभी एग्जाम आपके समय है, अभी न्यूज आपने देखा होगा, नई बोर्ड की स्थापना हुआ, तो मैं तो यही कहूँगा कि जीएस का अभी समय है तो नोट्स बनाइए। अपना नोट्स बना के पढ़ेंगे तो आपको आराम से याद भी होगा, आपकी स्मृति में देर तक रहेगा भी, और यही एक बेस्ट तरीका होता है। दूसरे का बनाया हुआ नोट्स प्रिंट आउट से की बुक से समय न हो तो जल्दी जल्दी उसमें एक वैकल्पिक व्यवस्था है। पढ़ने का आसान तरीका ये है कि अपने हाथ से अच्छा बुरा जैसी भी हैंडराइटिंग हो बनाइए नोट्स, उसी से पढ़िए बार बार, और आपकी स्मृति में बैठ जाएगा, ठीक है। पुरानी टेक्नोलॉजी बिल्कुल आज भी काम करती है। किस राज्य में सुइल नदी परियोजना चल रही है? तो सुइल नदी तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में है, और ये आंसर इसका है नहीं, तो ये डी आंसर लगा दिया जाएगा। सोन नदी के विषय में थोड़ा चर्चा कर लिया जाए। सोन नदी कहाँ से निकलती है? सोन नदी अमरकंटक के पठार छत्तीसगढ़ से निकलती है। अमरकंटक के पठार से दो नदियां निकलती हैं, याद देखिएगा, नर्मदा नदी और सोन नदी। सोन नदी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में भी बहती है, याद रखिएगा। सोन नदी कहाँ? सोनभद्र में। और ये कहाँ चली जाती है? पटना। पटना जाके गंगा में ये मिल जाती है, ठीक है। सोन नदी, ठीक है, अमरकंटक के पहाड़ सोनभद्र होते हुए पटना चली जाती है। और सुइल नदी की बात करेगा तो हिमाचल प्रदेश में। आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। भारत के किस राज्य में मानसून सबसे पहले पहुंचता है? असम में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में और केरल में। किस राज्य में सबसे पहले पहुंचता है? तो याद रखिएगा, मानसून के विषय में एक थोड़ा सा चित्र आपको बता दूं, और ये याद रखिएगा, इससे अधिक एग्जाम में कभी आता होता नहीं है कहीं। और किस राज्य में? तो सबसे पहले 7 जून को मानसून यहाँ पहुंचता है। इसे बोलते हैं आता हुआ मानसून, जो केरल में पहुंचता है। कब पहुंचता है? 7 जून को। आंसर क्या हुआ? केरल। केरल ये हो जाएगा। अब मानसून के विषय में 2-3 और जानकारी आपको दे दें कि ये जानकारी फेरल के नियम अब जब पढ़ेंगे तो उत्तरी ध्रुव में हवाएं क्या होती हैं? क्लॉकवाइज बहती हैं, और जो है दक्षिणी ध्रुव में एंटी क्लॉकवाइज बहती है। इसी को फेरल का नियम कहता है। तो फेरल के नियम के अनुसार जब ये हवाएं ऐसे जाके लौट के आती हैं तो ये यहाँ पे जाड़े, यहाँ पे भी वर्षा होता है, और इसे कहते हैं लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा हो रहा है, ठीक है। और यहाँ काला सागर, भूमध्य सागर, ठीक है, और कैस्पियन सागर की वजह से जो वाष्प बनता है, तो यहाँ जाड़े के दिनों में वर्षा होती है, जिसे पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है, जो राजस्थान में चने की खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसे मावट वर्षा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मानसून सबसे पहले कहाँ आएगा? केरल में। और कौन सा मानसून? आता हुआ मानसून कहेंगे, ठीक है। लौटता हुआ मानसून कहाँ होगा? तमिलनाडु में। पश्चिमी विक्षोभ के कारण मानसून कहाँ होता है? तो यहाँ इस साइड में, ठीक है। चलिए, ये संस्था जो है यूपीएससी के लिए समर्पित है, बिल्कुल उसी से रिलेटेड, और जो सिलेबस में दिया है उसी के अनुसार। अगर आपको फर्स्ट पेपर में डर लग रहा हो, इस चैनल के साथ आ जाइए, आपकी तैयारी ठीक ठाक हो जाएगी, ठीक है। सीबीडीटी की किस प्रकार के करों के साथ जुड़ा हुआ है? व्यापार कर, सीमा कर, आबकारी कर, तो आयकर किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये आयकर के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। सेंट्रल, इसका जो है डायरेक्ट टैक्स से मतलब है, तो इसका जो है आयकर से मतलब है, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट। भारत की योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री, योजना मंत्री, भारत के उप प्रधानमंत्री, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो योजना आयोग के अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग की स्थापना कब होती है? 15 मार्च 1950 को, और इसके साथ ही 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना होती है। तो योजना आयोग क्या करता था? भारत में पंचवर्षीय योजना को बनाता था, और राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी क्या करता था? उस पंचवर्षीय योजना को आखिरी मोहर या अनुमोदित करता था। लेकिन जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को बंद करके नीति आयोग की स्थापना किया गया। और नीति आयोग क्या करता है? 1 वर्षीय योजना निकालता है,
प्रतिवर्ष भारत के राज्यों को और नए नए योजनाओं से विषय में वर्क करता है। ठीक है, इसके विषय में आगे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। केलकर समिति किस विभाग से संबंधित है? गृह विभाग, वित्त विभाग, मानव संसाधन विकास, रेल मंत्रालय। तो केलकर समिति का संबंध है वित्त विभाग से। विजय केलकर के विषय में आप जानते होंगे, भारत के 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, 20वां, भारतीय संसद के निचले सदन की अध्यक्षता कौन करता है? देखिएगा, इसमें निचले सदन की बात करेगी, थोड़ा सा हम यहाँ चर्चा करेंगे। जैसे अगर हम दिल्ली में बात करें, यानी भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली। तो दिल्ली में क्या है? संसद भवन है। क्या है? संसद भवन। ठीक है, और संसद भवन को दो भागों में बांटा गया है, एक राज्यसभा और दूसरा क्या? लोकसभा। याद रखिएगा, राज्यसभा, लोकसभा। अगर हम अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में क्या है? लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और विधानमंडल है लखनऊ में। क्या है? विधानमंडल। और इस विधानमंडल को दो भागों में बांटा गया है, एक विधानसभा, एक किसमें? विधानसभा, और दूसरा क्या? एक इधर कर लीजिए विधान परिषद और दूसरा विधानसभा, एक ही चीज है। ठीक है, विधानसभा, इसको मैंने इधर लिख दिया। ठीक है, एक विधान परिषद, दूसरा विधानसभा। तो इसको बोलते हैं उच्च सदन। याद रखिएगा, इसको बोलते हैं उच्च सदन। इसको बोलते हैं निम्न सदन। ठीक है, निम्न सदन एक। और ये देखिए, इसको बोलते हैं प्रथम सदन। याद रखिएगा, ये है प्रथम सदन और ये है द्वितीय सदन। ये है उच्च सदन और ये है निम्न सदन। ठीक है, और इनकी सीटों की संख्या आप जानते होंगे। अब इसका आंसर पहले देख लीजिए, फिर इस पर चर्चा करते हैं। इसका प्रश्न क्या आएगा कि संसद के निचले सदन, ठीक है, निचले सदन के अध्यक्षता कौन करते हैं? तो यहाँ देखिएगा, तो निचले सदन मतलब निम्न सदन, तो इसमें कौन होते हैं? इसमें लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष। अब प्रश्न में आएंगे हम लोग। अच्छा, इसमें कौन होते हैं? इसमें देखेंगे लोकसभा अध्यक्ष न होके उपसभापति होते, सभापति होते हैं। ठीक है, सभापति के रूप में कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति होते हैं। आपके एग्जाम में प्रश्न आता है कि उपराष्ट्रपति को सैलरी वर्तमान में 4 लाख है, किस रूप में दी जाती है? तो राज्यसभा के उपसभापति के रूप में दी जाती है। ठीक है, बाकी डिटेल जो संविधान की क्लास में आने जा रही है उसको देखिएगा, और जो है आपके यूपीएससी से संबंधित सारे प्रश्नों से हल हो जाएंगे। ये इसकी वर्तमान में सीट कितनी है? 200 कितना? 200 बताइए कितना है? 250। इसमें कितना है? 552। इसमें कितना है? 100। इसमें कितना है? 403-1। ठीक है, इसमें 6 साल, इसमें 5 साल, इसमें 6 साल, इसमें 5 साल कार्यकाल होता है। ठीक है, इसकी न्यूनतम उम्र 30 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष। कितना आसान है। ठीक है, चलिए इसके बाद में क्लास में चर्चा करेंगे। अभी हम लोग साल भर हल कर रहे हैं, इसीलिए साल भर हल करना ही सही रहेगा। ठीक है, 21 पे आते हैं हम लोग। 21 है, कमला प्रसाद विशेषार कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? कुछ छूट रहा है लग रहा है। क्या छूट रहा है भाई? 20वां प्रश्न ये हो गया इसका। तो 20वां प्रश्न क्या होगा? अध्यक्ष इसमें हो जाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष कौन है इस समय? ओम बिरला है। चौथे क्रम के हैं? 17वें क्रम के हैं। तो चौथी लोकसभा चल रही है, 17वीं लोकसभा चल रही है। प्रधानमंत्री का क्रम क्या है? तो 15वां है। राष्ट्रपति का क्रम क्या है? 15वां है। उपराष्ट्रपति का क्रम क्या है? 14वां है। ठीक है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री क्रम क्या है? 22वां है। और सुप्रीम कोर्ट के जज का क्रम क्या है? 50वां है। आरबीआई के गवर्नर का क्रम क्या है? 25वां है। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त का क्रम क्या है? 25वां है। ठीक है, ये क्रम याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। और 21 से, कमला प्रसाद विशेषार कहाँ के प्रधानमंत्री थे? नेपाल के, जमैका के, त्रिनाद तथा टोबैको के उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, एक जो है त्रिनाद एवं टोबैको के प्रथम महिला राष्ट्रपति कमला प्रसाद विशेषार। इसीलिए एग्जाम में ये पूछा हुआ था, करंट का प्रश्न था। आगामी सार्क सम्मेलन उस समय जो है नेपाल में हुआ था, तो इसका कोई मतलब नहीं है। करंट में इसको देख लीजिएगा ऐसे प्रश्नों को। भारत संचार निगम लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर उस समय दीपिका पादुकोण थी, इसमें मैरी कॉम है, बॉक्सर मैरी कॉम महिला। ठीक है, अब आते हैं 24 पे। ओणम त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया गया? तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल, केरल। आंसर क्या हो जाएगा आपका? केरल। ठीक है, आते हैं 25वें प्रश्न में। साइना नेहवाल किससे जुड़ी है? सबसे आसान प्रश्न है इसका। अभियंत्रण, खेल, सेना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या आंसर देंगे? खेल। ठीक है, लेकिन अब याद रखिएगा, जीएस आसान नहीं आएगा। जीएस ही कुंजी है। आपके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की कुंजी कौन है? जीएस है।
और 30 क्वेश्चन में एक एक क्वेश्चन मायने रखेगा आपके, इसलिए समय ठीक ठाक अभी है। जीएस को तैयार कर लीजिए। याद रखिएगा सब्जेक्ट सबका लगभग तैयार होता है, क्योंकि सब नेट जेआरएफ पीएचडी वाले जो होते हैं वो सब सब्जेक्ट दौड़ के ही जाते हैं, सब्जेक्ट को माहिर होते हैं वो लोग। इसलिए जीएस जितना अच्छा संभाल लेंगे आप, पेपर आपका समझ जाएगा, ठीक है। और कहीं से भी एक एक नंबर के लिए बाद में लोग सोचते हैं क्या न कर दें, क्या हो जाए, एक नंबर बढ़ जाता है। लेकिन एग्जाम जब पहले समय रहता है तो एक नंबर के लिए कोई ध्यान चिंता नहीं रहता है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। पेडागोजी किससे जुड़ा है? प्रयोगशाला से, व्यायामशाला से, पुस्तकालय से, तो पठन पाठन से, शिक्षण कार्य यानी किससे? शिक्षण कार्य से, ठीक है। 27वां, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। मुंबई में, नई दिल्ली में, लखनऊ में, वाराणसी में? तो याद रखिएगा केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में, ठीक है। और दिल्ली में क्या है? मौसम विज्ञान अनुसंधान केंद्र। वाराणसी में क्या है? तो चावल अनुसंधान केंद्र। कहाँ है? वाराणसी में। याद रखिएगा चावल अनुसंधान केंद्र वाराणसी। आप कटक जानते होंगे, लेकिन मैं वाराणसी क्यों कर रहा हूँ कि दक्षिण एशिया का चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? वाराणसी में। वैसे भारत का चावल अनुसंधान केंद्र कटक में, ठीक है। एशिया का चावल अनुसंधान केंद्र मनीला में, लेकिन दक्षिण एशिया का चावल अनुसंधान पूछे तो वाराणसी लगाइएगा। सब्जी अनुसंधान केंद्र वाराणसी में है, ठीक है। और आपके एग्जाम में अगर पूछ दे कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र अगर लखनऊ में है तो भारतीय एंटीबायोटिक अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कहाँ है? ऋषिकेश में है। आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो जयपुर में है। ये एग्जाम में लगाइएगा, बहुत कठिन नहीं आएगा आपके एग्जाम में, घबराइएगा नहीं, आराम से पढ़िए। कोठारी कमीशन किससे संबंधित है? केंद्र व राज्य से, वित्त से, शिक्षा से, उपयुक्त में से कोई नहीं। मुझे लग रहा है इस प्रश्न का उत्तर सबको आ रहा होगा। कोठारी आयोग जुलाई जो है 1964 में, और दौलत सिंह कोठारी ने 10+2+2, ठीक है। अब इसके जगह पे क्या आ गया? 5+3+3+4 कौन? के कस्तूरी रंगन समिति, ठीक है। 1 अप्रैल 2022 को जो है नई शिक्षा नीति। 29वां प्रश्न देखेंगे। शोध में एक व्यक्ति को केवल वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ और वस्तु दोनों क्या होना चाहिए? तो वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ आंसर क्या होगा? सी आंसर इसका सही हो जाएगा। आज का आखिरी प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो बिल्कुल आसान प्रश्न था, क्योंकि उस समय आया था ये 15 में, आज 22 है, तो काफी अंतर आ गया होगा। मुख्यालय कहाँ है इसका? तो याद रखिएगा ये नई दिल्ली में, भारत में 7 इसके कर लें, ठीक है। और इसी के साथ जो है इस क्लास को हम ओवर करते हैं। अपने टेस्ट के विषय में कुछ बताना चाहेंगे आपको। देखिएगा ये 999 में टेस्ट को हम लोग दिया जा रहा है, और इसका रेट वैसे 1999 है, लेकिन अभी कुछ समय के लिए 999 में दिया जा रहा है। इसके साथ फ्री है, याद रखिएगा फ्री क्या है? पीडीएफ नोट्स रीड वाली मेमोरी में हिंदी और इंग्लिश में है, मॉडल पेपर है, सिलेबस वाइज टेस्ट है, यूनिट वाइज टेस्ट है, साल भर पेपर है, और लाइव क्लासेज है। ये मान के चलिए आपको इतने ही पैसे में एक ही छत के नीचे सब कुछ दिया जा रहा है। अगर आपको लेना हो तो इसमें आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं, जो बाएं साइड में नंबर दिया है उस पर हेलो लिख के भेजिए, सॉफ्टवेयर का लिंक पहुंच जाएगा, और आप चाहें तो इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। फ्री कंटेंट दिए गए हैं, उसको देख सकते हैं, पीडीएफ को, नोट्स को, वीडियो को। आपको अच्छा लगे तो खरीद सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ आज की क्लास ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत।